हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। बच्चे कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी क्लास तो ले ही सकते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स में पेपर 2024 का। तो आई होप कि आपने सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे इकोनोमेट्रिक्स के, टोटल 10 चैप्टर्स गुजराती से। और अब पेपर करते वक्त आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कौन से चैप्टर से थ्योरी आती है, कौन कौन से चैप्टर को करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 7, 8, 9, 10 जो बच्चे अब पढ़ रहे होंगे लास्ट में, या जिनसे याद नहीं हो रहा होगा, उनके लिए बता रहे हैं कुछ टिप्स कि अगर आपने 1 राउंड पढ़ा हुआ है, चाहे कभी भी पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, अब कुछ नहीं याद है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 राउंड पढ़ा हुआ है तो फिर आप 7, 8, 9, 10 को पहले तैयार करो, देन फिर 2, 3 और 7, 8, 9, 10 उसके बाद से आप ये भी कर सकते हो, लाइक 6, 5 या 2, 3, 4, 5, 6। आप इस ऑर्डर में चलना। लेकिन जिन्होंने एक बार भी इकोट्रिक्स नहीं पढ़ा और वो फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास कोई चॉइस नहीं है बच्चे। वो डायरेक्ट 7, 8, 9, 10 नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई टर्म उनके दिमाग में आएगा ही नहीं कि भाई ये क्या वर्ड है। तो आपको स्टार्ट तो बच्चे पहले से ही करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो 7, 8, 9, 10 से डायरेक्ट आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, कॉन्सिक्वेंसेस एक होता है, इन सब से जो क्वेश्चन बनता है, 4 तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा है रीजंस, कि यही चीज़ जैसे मल्टीकोलिनियरिटी, तो मल्टीकोलिनियरिटी के रीजंस क्या होंगे, मल्टीकोलिनियरिटी अगर हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर डिटेक्शन, कैसे पता चलेगा कि मल्टीकोलिनियरिटी है। और फिर रेमेडीज, अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे। ऐसे ही ऑटो कोरिलेशन में है, ऐसे ही हेटेरोसिडास्टिसिटी में है, और ऐसे ही स्पेसिफिकेशन एरर में है। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, और आप देखोगे आज के पेपर में कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और थ्योरी में क्या होता है ना कि आपने रट लिया और उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, डायरेक्ट आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है कि कुछ चेंज कर देते, कुछ मिक्स कर देते किसी चैप्टर को किसी के साथ, तो अचानक से आपके दिमाग में नहीं आता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। बहुत जल्दी आप नहीं डिसाइड कर पाते। लेकिन फिर भी इकोनोमेट्रिक्स का पेपर इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, बस सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बच्चे अगर इतना ही कर ले तो पास तो कर जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 में पास कर जाओगे आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और ज़रा पेपर को एक झलक देख लेते हैं कि पेपर है कैसा। तो ये रहा पेपर। मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होता है, ये सब तो मैंने आपको बताया ही होगा। 90 मार्क्स के पेपर में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन में होता है ट्रू एंड फॉल्स, जो कि पूरे चैप्टर मतलब पूरे कोर्स से होता है, किसी भी चैप्टर से कहीं से भी आ सकता है। और इस 1 में ABCDE मतलब टोटल कितने होते हैं, EF टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। तो आप इस तरीके से लगा करके चलो कि सबके 3-3 मार्क्स होंगे। तो ये ट्रू एंड फॉल्स होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी बना करके पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ट्रू एंड फॉल्स ही आते हैं आपके। तो इसमें पहला देखो ना, फॉर एन स्टार्ट करें बच्चे पेपर करना। और पहला क्वेश्चन तो सबको करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 सबके लिए होता है। तो देख लेना इंस्ट्रक्शन, कभी कभी चेंज भी होता है। फॉर एन OLS एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सा, PT is equal to B1 plus B2 x1. The sum of the product of the residuals and mean deviation of the explanatory variables is 0. Sum of the, इनका ना ये जो 10 ईयर होते हैं ना, ये लोकल पब्लिशर्स के होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो लिख दिया वही सही होगा, बहुत जगह पे गलत भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% गलत हो, कहीं कहीं सही भी होता है। तो हम लोग बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इनके सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे। सॉल्यूशन हम अपना करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेसिड्यूअल्स एंड मीन डेविएशन। रेसिड्यूअल्स एंड मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। रेसिड्यूअल्स का मतलब हो गया EI, और डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब हो गया XI माइनस एक्स मीन। तो ये तो बच्चे 0 होता ही है। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है ये प्रॉपर्टी। OLS में जब हमने किया था ना, तो OLS में 2 इक्वेशन निकल करके आई थी।
एक आई थी समेशन ई आई इज इक्वल टू 0 और एक समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, वही है ये। वैसे आप इसको बहुत जल्दी कर भी सकते हो, ई आई एक्स आई माइनस समेशन ई आई एक्स बार, और ये था एग्जैक्टली ये था सेकेंड स्टेटमेंट कि ये होता है 0 बाय ओएलएस मेथड, और यहाँ पे मीन बाहर आ गया समेशन ई आई, अब नेक्स्ट टाइम में ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो गया। एज समेशन ई आई इज इक्वल टू 0 समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये ओएलएस में हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू है, जब भी हम रेसिडुअल और एक्स आई का समेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेविएशन का सम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो रीजन में आपको छोटे छोटे ऐसे रीजन भी लिखने होंगे। अब आ जाओ बी, ceteris paribus, the higher the VIF variance inflation factor, आपको याद होगा, the smaller the variance of OLS estimator, smaller is the variance of OLS estimator। तो कहाँ पे पढ़ा हुआ है VIF, चैप्टर 8 में, मल्टी कोलिनियरिटी में, याद है। तो इनका कहना है कि VIF बढ़ने से क्या वेरिएंस कम होगा, क्या वेरिएंस कम होगा, तो लिखेंगे नो। क्यों, फॉल्स। और ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, चैप्टर 8 में। हम सबका रेफरेंस आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको देखना है, नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर 8 का खोलोगे नोट्स तो आपको दिख जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है वेरिएंस ऑफ B2 का फॉर्मूला चैप्टर 8 में, सिग्मा स्क्वायर बाय समेशन ऑफ स्मॉल x2i स्क्वायर और VIF याद है क्या होता था, वेयर VIF इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो अब देखो ना, VIF तो ऊपर ऊपर है, न्यूमरेटर में ही है, तो VIF के बढ़ने से क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ B2 बढ़ेगा या कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो विथ इंक्रीज इन VIF वेरिएंस ऑल्सो इंक्रीजेस, तो एस्टिमेटर का वेरिएंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आ जाओ सी पार्ट में, फॉर एन OLS एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, if we multiply both y and x by 1000 and re-estimate two variable regression model, then intercept coefficient will increase by 1000 times। तो देखते हैं बच्चे, इसका ना अभी छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। इनका कहना है कि अगर दोनों को 1000 से बढ़ा दे, मल्टीप्लाई करते, तो इंटरसेप्ट भी 1000 से बढ़ जाएगा। मुझे तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा रीजन बताते हैं, फिर आप डिसाइड करना लास्ट में। लेट u इज इक्वल टू 1000 इंटू एक्स, इन्होंने कहा है कि 1000, देखो ना 1000 टाइम्स बढ़ गया है, y एंड x बाई 1000, मल्टीप्लाई साफ साफ लिखा हुआ है। तो u इज इक्वल टू 1000x, v इज इक्वल टू 1000y, v इज इक्वल टू 1000y। तो अब u मीन जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000x बार, v मीन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000y बार। जब u माइनस u मीन करोगे तो 1000 आ जाएगा कॉमन, x माइनस x बार, v माइनस v बार करोगे तो 1000 कॉमन, y माइनस y बार। ठीक है, अब देखो b v u, इसका फॉर्मूला याद है ना आपको, u माइनस u मीन, v माइनस v मीन अपॉन में समेशन v ऑन u की बात हो रही है ना, तो u माइनस u मीन का होल स्क्वायर, u माइनस u मीन का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन ये रहा, यहाँ से देखो ना ये और ये पुट करने वाले हैं, 1000 x माइनस x मीन इंटू 1000 y माइनस y मीन अपॉन में आ जाएगा समेशन 1000 x माइनस x मीन का होल स्क्वायर का सम है। तो देखो ना 1000 बाहर निकलेगा, 1000 स्क्वायर से कैंसिल, तो बचा क्या, x माइनस x मीन, y माइनस y मीन अपॉन में समेशन x माइनस x मीन का होल स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली by(x) ही होता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि स्केल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्केल यहाँ पर सेम है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर स्केल डिफरेंट होता तब फर्क पड़ता।
ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या इंटरसेप्ट में कुछ चेंज हुआ है, नो, तो फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब आ जाओ, सी हमने कर लिया, अब आते हैं डी पार्ट पे। 1 का डी, चलो देखते हैं 1 के डी में क्या है। फॉर अ 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल TSS इज ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ ESS एंड RSS। ये बोल रहे हैं कि क्या हमेशा TSS जो है वो ESS और RSS के इक्वल ही होता है, तो बच्चे देखो नो, फॉल्स। क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, पढ़ा हुआ है, ये आपको मिलेगा चैप्टर 4 में, पढ़ा रखा है मैंने। इन रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, इन रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन RSS जो होता है ना वो किससे छोटा होता है, TSS से छोटा होता है। ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। होता क्या है, समटाइम्स RSS इज बिगर देन TSS, समटाइम्स RSS इज बिगर देन TSS, तो उस केस में TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS नहीं हो पाएगा, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। भाई जब TSS ही छोटा होगा तो दोनों के इक्वल कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। जब रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन की बात करेंगे तब तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब आते हैं ई पार्ट पे, अब आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट में अब अच्छे ध्यान से देखना, it can easily happen that F statistic is significant while T statistic explanatory variable are not significant। ठीक है, F significant हो जाएगा और T नहीं होगा, ये तो बहुत हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है, चैप्टर 4 में किया भी हुआ है, ट्रू है चैप्टर 4 में कि F is significant but T is not, F is significant but T is not। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली वो वेरिएबल उतना जो है वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सारे वेरिएबल को कलेक्टिवली मिला लें तो फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंस सारे वेरिएबल का बनता है, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते हैं, ये हमने किया हुआ है। तो एफ पार्ट, इन अ रिग्रेशन मॉडल with intercept number of dummies for qualitative variable must be 1 less than the number of categories। बिल्कुल सही है, जैसे मेल और फीमेल है तो एक दो कैटेगरीज है लेकिन डमी तो एक ही है ना, उसी से काम चल जाता है। वैसे यहाँ भी है, एफ में है ट्रू कि हाँ जी जितने कैटेगरी होते हैं उससे एक कमी रखते हैं, ये चैप्टर 6 में आपको मिलेगा, अदरवाइज वी विल बी इन डमी वेरिएबल ट्रैप। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल दे करके समझा देना कि डमी वेरिएबल ट्रैप हो जाएगा। अब डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होगा, मान लो मेल फीमेल दो कैटेगरी है, कितने कैटेगरीज है, कैटेगरीज है 2, एक ही डमी बनाएंगे D, D इज इक्वल टू 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल, काम चल गया। इफ D1 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं मेल के लिए और D2 इज इक्वल टू 1 बनाते हैं फीमेल के लिए, तो कैन यू एक्सप्लेन व्हेन D1 इज 0 और D2 इज 0, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा, फंस गया ना प्रॉब्लम में। तो इसलिए इसी को कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। तो जितने कैटेगरीज होते हैं उसे एक कम बनाओगे तो आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, यूजिंग डेटा फॉर 110 स्कूल्स। तो जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लो, n इज इक्वल टू कितना हो गया 110। द फॉलोइंग मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय स्कूल वाज एस्टिमेटेड, लॉग y, इधर भी लॉग में है और ये तो इंटरेक्शन डमी हो गया ना, d और x दिख रहा है, ये तो खाली x है, ये खाली डमी है, ठीक है। मतलब इसमें d भी है x भी है और इंटरेक्शन डमी भी है, सबकी t वैल्यू भी दी हुई है, बहुत बढ़िया। y समझा रखा है कि y इज एनुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए स्कूल इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, और डमी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग है, मतलब बेस है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के लिए 1 है। अब इन्होंने पहला बोल रखा है राइट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल सेपरेटली, ठीक है। ऑल्सो इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट ऑफ 2 कैटेगरीज, दोनों कैटेगरीज का स्लोप कोफिशिएंट भी हमें समझाना है। तो सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 2 में जो मॉडल दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। पहले हमारे पास n इज इक्वल टू 110 है और log वाई टी इज इक्वल टू 138.8 माइनस 1.571 d1 प्लस 0.808 xt माइनस 0.0944 d1 और x t की वैल्यू दी हुई है 2.864 माइनस 1.06 13.466 माइनस 2.04 और D1 इज इक्वल टू 1 है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और 0 है प्राइवेट स्कूल के लिए। अब इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि दोनों के लिए अलग अलग मॉडल निकालना है। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या करेंगे बच्चे, फॉर गवर्नमेंट स्कूल पूरे मॉडल में पुट कर देना है, पुट D1 इज इक्वल टू 1। देखो ना गवर्नमेंट स्कूल के लिए 1 है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या है 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। कहाँ कहाँ पुट करेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे 1 और यहाँ पुट करेंगे 1, तो फर्क पड़ जाएगा ना मॉडल पे। तो log वाई टी विल बी इक्वल टू 138.8 माइनस 1.571 और 1 आ गया प्लस 0.808 xt माइनस 0.0944 xt डी तो 1 ही आ गया। तो अब ये क्या आ गया, log वाई टी इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 137.229 प्लस 0.7136 xt, ये आ गया हमारा स्लोप कोफिशिएंट। तो ये हो गया अलग से किसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए। अब है फॉर प्राइवेट स्कूल, फॉर प्राइवेट स्कूल क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे D1 इज इक्वल टू 0। तो log वाई टी विल बी इक्वल टू, जब 0 ही पुट कर देना है तो फिर लिखने का मतलब क्या है, ये तो गायब ही हो जाएगा टर्म और ये भी गायब हो जाएगा, तो खाली ये और ये दो टर्म बस बच जाएंगे। तो ये आ जाएगा 138.8 प्लस 0.808 xt, ये हो गया मॉडल हमारा। अब इन्होंने कहा एक्सप्लेन भी करने को कहा है, कुछ ऐसा ही है ना। ऑल्सो इंटरप्रेट द स्लोप कोफिशिएंट ऑफ द टू कैटेगरीज। तो स्लोप कोफिशिएंट क्या बता रहा है, एक्स वेरिएबल क्या था हमारा क्वेश्चन में, एक्स था हमारा, एक्स देखना पड़ेगा, एक्स फॉलोइंग मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ स्कूल ऑफ दिस, एनुअल एक्सपेंडिचर वाई है और एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। अब ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, अब जैसा एक्स होगा वैसा ही हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे एक्स के बारे में, कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए अगर एक्स हमारा 1 से बढ़ता है तो log वाई टी इतने से क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और ये आपने सेमी लॉग मॉडल में पढ़ रखा है तो आप वहाँ पे अच्छे से समझा सकते हो कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इससे हम लोग अप्रोक्सीमेटली रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेट निकाल सकते हैं, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है फंक्शनल फॉर्म में सेमी लॉग मॉडल में, तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो log वाई टी अगर इसका कोफिशिएंट 0.7136 है तो इसका क्या मतलब है। और फिर वैसे ही यहाँ भी है, तो दोनों के रेट में फ़र्क होगा। तो ये सेमी लॉग मॉडल में आपने पढ़ा हुआ है कि इतना परसेंटेज चेंज होता है। तो ये हो गया, अगर x 1 से बढ़ता है तो y जो है वो कितने से होगा, इफ x increases by 1 unit then y increases by परसेंटेज में लिखा जाएगा 0.713 ठीक है। फॉर किसके लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए, पहले गवर्नमेंट था, एंड 0.808% फॉर प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो आप इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, 71.36% आ जाता।
ये आप लिख सकते थे 71.36% मल्टीप्लाई करके, और इसको 80.8% मल्टीप्लाई करके लिख देना 100 से। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। चेक द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट एंड स्लोप ड्रिफ्टर। स्लोप ड्रिफ्टर इसलिए क्योंकि ये स्लोप को कम कर रहा है, तो स्लोप को कम कौन सा कोफिशिएंट कर रहा है, वो हो जाएगा स्लोप ड्रिफ्टर। एंड डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट मतलब जो इंटरसेप्ट में जो चेंज ला रहा है उसको कहते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ टेस्ट ड्रॉ द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। मतलब सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, तो हमें टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लगाना है। किस पे? तो ये जो है ना, कहाँ गया मॉडल हमारा, ये जो है ये हो गया डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, क्योंकि ये इसमें चेंज ला रहा है। देखो ना, यहाँ जो इंटरसेप्ट बदला वो इसकी वजह से बदला। देखो इंटरसेप्ट बदल गया, और इसको कहेंगे स्लोप ड्रिफ्टर, क्योंकि एक्स में ये इतना कम कर देगा। जैसे ही आप डी की जगह पे 1 डालोगे, स्लोप को कम कर देगा। पहले था 0.808, अब उसमें से इतना कम हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप ड्रिफ्टर उस इंटरेक्शन डमी के कोफिशिएंट को बोलेंगे, और डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट जो है वो डी के कोफिशिएंट को बोलेंगे। इतना तो आइडिया है, चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखो, लिखेंगे डिफरेंशियल इंटरसेप्ट कोफिशिएंट is minus 1.571 which is coefficient of D। और पूरे मॉडल में ना आप मान लो ये आपका बीटा नॉट है, ये आपका बीटा 1 है, ये आपका बीटा 2 है, और ये आपका बीटा 3 है, तो दिक्कत नहीं होगी। तो बीटा 1, वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा 1। एंड स्लोप ड्रिफ्टर कौन सा है? स्लोप ड्रिफ्टर इज minus 0.099944, coefficient of interaction dummy, coefficient of interaction dummy। तो अब देखो H नॉट बनाएंगे, इसको हम लोगों ने नाम दिया है बीटा 1, और इसको नाम दिया है क्या, बीटा 4। देखो ना, दिया है ना नाम, ये बीटा 1 और ये बीटा 3 है। सॉरी, बीटा 4 नहीं है, इसको चेंज कर लो, बीटा 3 है। तो H नॉट बनाएंगे, दोनों को चेक करना है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू 0, एच ए बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ इधर भी काम करते हैं, एच नॉट बीटा 3 इज इक्वल टू 0, एच ए बीटा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 110 है, और t देखेंगे 110 जो है वो 120 से छोटा है। न्यू कितना हो जाएगा, n माइनस के, तो n माइनस 4, यानी कि 110 माइनस 4 106। तो नियरर क्लोजर मतलब स्मॉलर देखते हैं, तो 60 के आसपास है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके आसपास हो गया, 60 के आसपास हो गया। और ये 2 टेल टेस्ट है, तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया, 10% बाई 2, यानी कि 0.10 बाई 2, ये आ गया 0.05। अब आप टी में देखोगे, तो टी में आपको दिखेगा टी फॉर alpha by 2 is equal to 0.05 and nu is equal to 60, we get t is equal to 1.671। तो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, 1.671 is the critical value, this is minus 1.671। और हमारा t कितना आया है, t दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, t की वैल्यू दी हुई है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। minus 1.06, minus 1.06 will lie somewhat here, minus 1.06। ये रिजेक्शन का रीजन है, ये भी रिजेक्शन का रीजन है। सो H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, और H नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि बीटा 1 0 नहीं होगा, सॉरी नहीं रिजेक्ट हुआ, तो बीटा 1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी, सो देयर इज no significant difference between the intercept।
significant difference between intercepts। अब इसके लिए करेंगे तो इसके लिए भी वही t आएगा 1.671 फ्रॉम टेबल, और हमारा बीटा 3 का t कितना दिया हुआ है -2.04, तो -2.04 विल लाई समवॉट है -2.04। इस केस में क्या हो जाएगा, H0 इज रिजेक्टेड, H0 is rejected, so beta 3 is not equal to 0, hence इंटरेक्शन डमी हमारा important वेरिएबल है, ठीक है। hence slope drifter is significant, तो स्लोप ड्रिफ्टर बच्चे हमारा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट नंबर 3। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट the population error term is normally distributed at 1% level of significance when it is given, मतलब जारक्यूब एरर टेस्ट लगाना, उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। it is given that for the residual skewness is 0.8, रेसिडुअल का स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.28, लिख लो कहीं पे 0.28, and the value of kurtosis is 2, kurtosis की वैल्यू 2 है। Also in classical linear regression model, what is the rationale for the assumption that population error term follows normal distribution? तो देखो जरा 1% और 3 डेटा हमें दे रखा है, वो तीनों इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पार्ट, पहले तो दिया हुआ है स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0.28, कर्टोसिस इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 110। अब एक जारक्यूब-एरर टेस्ट स्टैटिस्टिक था जो कि नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए था, इन चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है हमने। तो उसमें हम लोग जारक्यूब-एरर को मानते हैं 0, यानी कि हम लोग मान रहे हैं रेसिडुअल के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल, और दूसरे में मान रहे हैं जारक्यूब-एरर इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जारक्यूब-एरर इज पॉजिटिव, क्योंकि जारक्यूब-एरर कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। अगर आपने ये मान लिया तो आप राइट टेल्ड टेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो ये मान लिया तो राइट टेल्ड टेस्ट लगेगा। अब देखो जे बी हम कैलकुलेट करेंगे, जे बी कैलकुलेटेड फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो एक बार पॉज करके चैप्टर 3 का खोलो, लास्ट में आपको मिल जाएगा। n/6 s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 4। अब सारी वैल्यू है आपके पास, n है 110/6, s है 0.28, कर्टोसिस है 2, तो 0.28 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 4, पूरा सॉल्व करेंगे ये लगभग आ जाएगा 6.02, ठीक है। और अब जेबी का कोई टेबल नहीं होता है, जारक्यूब-एरर का कोई टेबल नहीं होता है, तो अब आप वैल्यू कहाँ से निकालोगे, कैसे मैच करोगे? तो ये हमें पता है, सिंस जेबी फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें हमेशा हम लोग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही रखते हैं, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अल्फा है 1%। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 के लिए होता है, एक स्क्यूनेस और एक कर्टोसिस के लिए होता है। 2 डिग्रीज फ्रीडम किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है, एक स्क्यूनेस और एक कर्टोसिस की वजह से। तो जब हमने देखा तो राइट टेल टेस्ट है तो सारा का सारा देख रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया काई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.210, और हमारा काई स्क्वायर कितना है 6.02, सो H0 is not rejected, H0 is not rejected, तो H0 में माना क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। अब अगर रेसिडुअल नॉर्मल है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल। ये हमने एजम्पशन में पढ़ा है ना कि रेसिडुअल अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो सारे एस्टिमेटर भी किसको फॉलो करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑन पेज नंबर 253। तो यही है ना, प्राइवेट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2 तो कर चुके हैं, 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जारक्यूबेरा टेस्ट के बाद है, ये रहा। फॉर एस्टिमेटिंग द फिलिप्स कर्व आपने फंक्शनल फॉर्म में पढ़ा होगा चैप्टर 5 में। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1958 टू 1969 द फॉलोइंग रिग्रेशन वाज ऑब्टेन्ड। पीटी रिग्रेशन दे रखा है जो कि 1/xt का है, टी दे रखा है दोनों, आर स्क्वायर दे रखा है, और डर्बिन वॉटसन का जो स्टैटिस्टिक है डी वो भी दे रखा है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे। वाई इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस इन परसेंट, एक्स इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन परसेंट। इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट एस्टिमेट, इंटरसेप्ट का जो एस्टिमेट आया है उसको इंटरप्रेट करना है। इज द इंटरसेप्ट का एस्टिमेट क्या आया है, दिस वन -0.2594। Is there any evidence of first order autocorrelation in the residual at 5% level of significance? क्या कोई है, ये हमें चेक करना है, तो ध्यान से सुनो। करें इसको? हाँ जी मैम, तो देखो ध्यान से, इसमें PT इज इक्वल टू -0.2594 प्लस 20.5880 है। t इज इक्वल टू, टी की वैल्यू दे रखी है -0.2572, इधर में है 4.3996, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6594, डी इज इक्वल टू 0.6394। तो इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, यही होगा ना, ये जो xt है ये धीरे धीरे बढ़ते 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 सपोज करो इन्फिनिटी हो जाए, तो 1/∞ क्या हो जाता है, 0। तब तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, तब पॉपुलेशन इतना बचेगा। तो लिखेंगे पहला, when the unemployment tends to infinity, when the unemployment tends to infinity, that is xt tends to infinity, extremely large, बहुत ज़्यादा है ये, extremely large मतलब infinity, extremely large, the wage inflation tends to -0.2594%। बट ये नेगेटिव है ना, तो बट इज नॉनसेंसिकल वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि क्या यहाँ पे कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 10 में मिलेगा, ये आपको चैप्टर 10 में मिलेगा ऑटो कोरिलेशन का टॉपिक, कि जब D2 से छोटा आता है तब हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन का देखते हैं, और अगर when D is greater than 2 तब H0 स्टार आ जाता है, रो इज इक्वल टू 0, और इसमें मैंने बताया था HA स्टार जो है वो बनेगा नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन का। अभी हमारे इस क्वेश्चन में D की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 से छोटी है, तो ये वाला केस चलेगा। तो हेयर D इज इक्वल टू 0. कितना है, 6394 विच इज लेस देन 2। सो हम लोग H0 मानेंगे 0 और HA मानेंगे रो इज ग्रेटर देन 0। HA मानेंगे रो इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, और यहाँ पर नो ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। HA आ गया। अब कैलकुलेटेड D कितना है, इज इक्वल टू 0.6394, ठीक है। और N इज इक्वल टू कितना है, 12। वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितना है,
1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है यहाँ पर, सो लेट k इज इक्वल टू 1। एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ना इसमें xt। तो अब आपको याद होगा कि एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05, 0.05 पे निकालना है या 0.01 पे? 0.05 पे निकालना है। dl कितना आ जाएगा जब आप देखोगे तो 1.08, और du कितना आ जाएगा 1.36। और इसका एक डायग्राम बनाया था मैंने चैप्टर 10 में, डर्बिन वाटसन डी स्टैटिस्टिक में। यहाँ होता था 0, यहाँ होता है मिडिल में 2 और लास्ट में होता है 4। इधर आता है एक dl, इधर आता है एक du, इधर आता है 4 माइनस dl और इधर आता है 4 माइनस du। ये जो जोन होता है इसमें होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब अगर इसमें लाई करेगा तो हम रिजेक्ट करेंगे H0 को, और ये इनडिसीजन का होता है, इनडिसीजन। और यहाँ से यहाँ तक में होता है नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फिर यहाँ पर होता है जोन ऑफ इनडिसीजन, कुछ नहीं पता। और यहाँ पर होता है नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। यहाँ पर आ गया रिजेक्ट H0 स्टार। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो है वो किस रीजन में लाई कर रहा है। हमारा डी है बच्चे कितना 0.6394। तो और अभी तो डीएल डी की वैल्यू नहीं लिखी है, तो एक बार वैल्यू लिख दो। दिस इज 1.36, नहीं 1.08 है, 1.08, दिस इज 1.36। ये 4 में से जाएगा 1.08 तो 2.92, तो ये हो जाएगा 2.64। हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, 0.6394। सो रिजेक्ट H0, रिजेक्ट करेंगे H0 को। हेंस वी हैव एविडेंस ऑफ, so here is evidence of positive, evidence of positive auto correlation। ठीक है, next outline the method of estimation that will produce blue estimator if the presence of first order auto correlation। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन में हमें करना क्या चाहिए, सीधा सीधा ये पूछना चाह रहे हैं। तो इन केस ऑफ हम लोग GLS मेथड यूज करते हैं, जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड, याद होगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, देखो ये आ गया चैप्टर 10 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वी यूज GLS मेथड। तो YT इज इक्वल टू β1 प्लस β2 XT प्लस UT, और एज्यूमिंग UT इज इक्वल टू रो UT माइनस 1 प्लस VT। एज्यूम कर लेते हैं UT को, और यहाँ पर जो है रो के बारे में हमें नहीं पता है, रो इज अननोन, रो नहीं गिवन है, हमें D गिवन है। सो D इज इक्वल टू 2 1 माइनस रो हैट, तो रो हैट कितना आ जाएगा 1 माइनस D बाई 2। फिर हम इस एस्टिमेटेड रो को यूज कर देंगे, 1 माइनस 0 पॉइंट कितना था 6394 बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी। इस एस्टिमेटेड रो हैट इज यूज्ड टू रन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन जिसको बोलते हैं GDE, टू रिमूव ऑटो कोरिलेशन, टू रिमूव ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन क्या है, YT माइनस 1 इज इक्वल टू β2 XT माइनस XT माइनस 1 प्लस VT। इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस इन YT है और ये भी डिफरेंस इन XT, और फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि एक ही टाइम पीरियड लैग है, फर्स्ट ऑर्डर है ये। ठीक है बच्चे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी की तरफ। 3 का बी। बी 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 Consider the following regression function on sales revenue for a particular firm for last 10 months as estimated by OLS। थोड़ा सा ये क्रॉप करते वक्त कट गया होगा, ये मॉडल बता देते हैं आपको। ये जो गिवन है वाई टी ही होगा, वाई टी इज इक्वल टू दिस वन, और दोनों की स्टैंडर्ड एरर गिवन है हमें। पूछा क्या है, स्टैंडर्ड एरर गिवन है। अच्छा, इसके बाद से पेज नंबर 256 चाहिए। दिस वाज 255। ठीक है, आपने क्वेश्चन तो देख लिया ना। अब 256 ढूंढना पड़ेगा। ये कौन सा 258 है, लास्ट में चला गया। टू 256 चाहिए, जस्ट अ मिनट। ये आ गया 256। ये देखो, सिग्मा यू स्क्वायर दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, एक्स टी स्क्वायर भी दिया हुआ है। आप देख लो सबको। Y is monthly sales revenue in billions of dollars. X is monthly expenditure on advertising in millions of dollars. Find the predicted mean sales revenue if advertising expenditure for the firm in the next month is this one। यानी ये एक predicted value है x की, तो हमें y की निकालनी है। Also find 99% confidence interval for true predicted mean of sales revenue corresponding to 30, जो भी 30 था, $30 million एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। यानी इसमें दो काम करना है, एक तो प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालना है, और एक हमें निकालना है, क्या निकालना है बताओ, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है। अब वापस चलते हैं अपने 257 पे, पेज को रेडी रखते हैं। 259, 257। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। अब चलो, क्वेश्चन तो देख लिया आपने। अब 3 के बी में जो एडवर्टीजमेंट का है वो मॉडल ये है, वाई टी इज इक्वल टू 51.508 प्लस 0.054 एक्स टी, और एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स या 10 मंथ का डेटा है। देख लेते हैं क्या है। 10 मंथ्स है, तो एन इज इक्वल टू 10 हो गया। स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है बच्चे 4.03, 0.04। सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.02, ये भी हमें दिया हुआ है। मीन इज इक्वल टू 25, समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 6500, ये भी दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, गिवन है हमें व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल टू 30, तो वाई नॉट निकालना है, तो उसी मॉडल में पुट कर देंगे। बस एक्स की जगह पे अगर एक्स नॉट डाल दोगे तो वाई की जगह पे क्या मिल जाएगा, वाई नॉट मिल जाएगा। तो 51.508 प्लस 0.054 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, 30। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 53.128। क्लियर। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आपको पता होगा कि म्यू ऑफ वाई नॉट लाइज बिटवीन वाई नॉट हैट माइनस टी स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट। ये आपको मिलेगा चैप्टर किस में, 3 में मिलेगा, प्रेडिक्टेड वैल्यू के बारे में। और यहाँ पर वाई नॉट हैट प्लस टी अल्फा बाई 2 जो भी निकलता है, और न्यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट। तो अब सारी बात आकर के रुक जाती है कि स्टैंडर्ड एरर आएगा कैसे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट हैट, इसको आप मान लो अभी 1 में पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज। इसका फॉर्मूला चैप्टर 3 में बताया जा चुका है, सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस एक्स नॉट माइनस मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। सब कुछ दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, लेकिन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर करके नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए करेंगे हम लोग, समेशन खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2x एक्स मीन,
ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 मीन बाहर आ जाएगा समेशन एक्स। तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर और प्लस एन माइनस 2 एन एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन का होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, ये रहा समेशन एक्स स्क्वायर 6500। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6500। एन कितना है 10 मंथ्स है, 10 मंथ्स है और मीन है 25 का स्क्वायर। तो 6500 माइनस 10 इंटू 625। तो 6250 चला जाएगा तो बचेगा 250। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो रूट अंडर और सिग्मा, ये सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, ये रहा 1.02। तो यहाँ पर डाल देंगे 1.02। यहाँ पर आ जाएगा 1/10 प्लस एक्स नॉट माइनस मीन। एक्स नॉट इज हाउ मच 30 माइनस मीन इज 25 का होल स्क्वायर बाय समेशन तो निकाल ही रखे हैं ना 250। पूरा सॉल्व करके ये आ जाएगा रूट अंडर 1.02 इंटू 0.1 प्लस 0.1। पूरा सॉल्व करेंगे 1.02 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.204 इज इक्वल टू 0.4516। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर तो आ गया। अब टी कैसे आएगा? टी कैसे आएगा? तो टी का भी एक तरीका है, टेबल से देखेंगे। टी देखेंगे किसके लिए? α/2 और न्यू के लिए। तो टी आ जाएगा α/2 यानी कि 0.0051 1% के लिए देखना था। और न्यू कितना हो गया 10 - 2 यानी कि 8। तो ये लगभग 3.355 है। अब इसको पुट कर दो टी एंड स्टैंडर्ड एरर, देखो ना ये है। अब यहाँ पर आप पुट करोगे वाई नॉट हैट की वैल्यू कितनी है 53.128 माइनस टी कितना आ गया 3.355 इंटू स्टैंडर्ड एरर कितना आया है 0.4516। अब यहीं से म्यू ऑफ वाई नॉट, यही सेम चीज़ एक बार प्लस हो जाएगा 53.128 प्लस में 3.355 0.4516 सॉल्व करके आ जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर बच्चे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक। टोटल इसमें पूछे गए हैं 7 क्वेश्चंस, करने हैं आपको 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 से बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 2 पेपर चल रहा है हमारा इकोनोमेट्रिक्स 2024 का पेपर चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।